Hello everyone, Jai Hind to all of you. So it's time to PYQ. ऐसे चलिए आपकी तैयारी टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहना है और PYQ तो मस्ट है ना लगाने। बताइए आपको क्यों मस्ट है। ये क्लास 6 है और 5 भी है। ये वाली क्लास ना दोनों की कंबाइंड है, क्योंकि जैसा मॉर्निंग वाली क्लास में मैंने बताया था कि ये जो PYQ है ना सारे, इनमें हम ऐसे क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते कि ये पर्टिकुलर इस टॉपिक से है तो इसको हम सेंट्रल लेजिस्लेचर में ऐड कर लेंगे, ये इस पर्टिकुलर टॉपिक से है तो इसको स्टेट में कर लेंगे। आपस में लिंक्ड है ना, क्योंकि लगभग लगभग सारा सिस्टम सेम है ना, मैक्सिमम फंक्शंस आर सिमिलर। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये क्लास ना थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें ज़्यादा एमसीक्यू हैं, लेकिन सारे एमसीक्यू ऐसे हैं, अगर आपने क्लासेस लगाई है ना अब तक की, शुरू से लास्ट तक, मतलब फर्स्ट डे से अगर आप लगाते रहे ना क्लास तो कर लोगे आप आराम से, कोई इश्यू होने वाला नहीं है। वैसे भी नहीं होगा अगर आपने अच्छे से तैयारी कर रखी है। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि क्लास लगाई होंगी तो ही कर पाओगे। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपने पढ़ रखा है, तो भी अच्छे से हो जाएंगे, तो वैसा कोई इशू है नहीं। और अगर नहीं हो पा रहे हैं तो फिर आपको ज़रूरत है क्लास देखने की, है ना। फिर लग जाना क्लास डे 1 से, और डेली क्लास भी करना, फिर PYQ करना, तो सब हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये आ गया है ना, तो मॉर्निंग में क्या है, हमने कमेटी, याद है ना, 3 कमेटी के बारे में बात की थी हमने। सबसे पहला टॉपिक और पहली स्लाइड ही वो थी, कौन कौन सी टॉपिक के बारे में बात की थी, कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट। अब इनके आप मुझे क्या, आप खुद ही कंडीशन सोचो क्या थी इसकी। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इसकी कंडीशन बताओ, कितने मेंबर थे, कौन कहाँ से आ रहा था, कौन चेयरमैन बन सकता था, क्या एक मिनिस्टर मेंबर बन सकता है, कितना टेन्योर है ना। और एक कमेटी ऑन एस्टीमेट, इसकी भी कंडीशन बतानी है आपको सारी। हमने नहीं पढ़ा था तो क्या, डिमांड फॉर ग्रांट कमेटी, और ये हमसे पूछा है कि नॉट ए पार्लियामेंट्री कमेटी, तो ये पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं है। डिमांड फॉर ग्रांट कमेटी क्या होती है, ये रिलेटेड होती है स्टैंडिंग कमेटी से, जो आफ्टर जनरल डिस्कशन के बाद कमेटी बनाई जाती है ना, ये उससे रिलेटेड होती है डिमांड फॉर ग्रांट कमेटी। अगर आपको कोई डिमांड करनी है तो उससे रिलेटेड होती है, उस डिमांड को चेक करती है। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, a money bill cannot be introduced in the council of state। अच्छा, ये बोल रहे हैं कौन से सही है, तो बिल्कुल सही बात है। काउंसिल ऑफ स्टेट इज इक्वल टू राज्यसभा। क्लियर है ना। अरे बताया था ना, अब दोबारा रिपीट करने से तो टाइम की वेस्टेज होगी। आप मॉर्निंग वाली क्लास देखना और अच्छे से देखना। द काउंसिल ऑफ स्टेट कैन नॉट रिजेक्ट अ मनी बिल नॉर अमेंड इट। यही ध्यान है ना, कैन नॉट बिल्कुल सही बात है। रिजेक्ट तो आप किसी भी कीमत पे नहीं कर सकते, नॉर अमेंड भी नहीं कर सकते। सिर्फ क्या कर सकते हैं, सजेशन। आप सिर्फ सजेशन दे सकते हैं उस पर, और वो भी बाउंडेड नहीं है। आपके जो सजेशन दिए हुए हैं वो नॉट बाउंडेड। नॉट बाउंडेड ऑन लोकसभा, इन द के सेंटर, और स्टेट के उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर हुई बात मनी बिल से रिलेटेड। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट पूछ रहा है ना, हाँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये नॉट करेक्ट वाले ना थोड़े ज़्यादा खतरनाक से होते हैं, इनको ध्यान से करा करो, क्योंकि हमारे माइंड में एक चीज़ फिक्स होती है कि करेक्ट देखते जाना है और बस लगाते जाना है ना। बात करते हैं, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। बिल्कुल सही बात है, 5 साल के लिए ही उनका टाइम पीरियड होता है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके, कैन बी रिमूव्ड बाई अ सिंपल मेजोरिटी ऑफ वोट्स पास्ट इन द राज्यसभा ओनली। देखो एक ना, थोड़ा सा अगर मान के चलो आप किसी ऑप्शन में फंस गए, दो में 50-50 चांस चल रहे हैं, तो मोस्ट पॉसिबिलिटी है कि जहाँ ओनली आ रहा है ना वो गलत होगा, क्योंकि ओनली से क्या होता है, चीज़ें एकदम लिमिटेड हो जाती हैं। और तो आपको पता है कहीं भी चीज़ें लिमिटेड नहीं है, कहीं ना कुछ कंडीशन पे कंडीशन अप्लाई हो ही जाती है। ये बात बता रहा हूँ मैं तुक्के की, जब आपको लगे कि, और तो ना आपकी फीलिंग जुड़ जाए कि नहीं यार ये तो मुझे अटैम्प्ट करना ही करना है, और 50-50 पे चांस अटक जाए, तभी करना है ऐसा कुछ।
ये हमेशा नहीं होता, ध्यान रखना है, कभी बाद में ब्लेम करो कि ऐसा बोला था करने को ना, ऐसी कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की कि सही होगा, बस ये एक जनरल परसेप्शन है। ठीक है, तो नॉट ओनली एक नोट करेक्ट पूछा है ना, तो यही नोट करेक्ट हो गया। फिर भी अगले पढ़ते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंटिन्यू टू बी इन ऑफिस इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म टिल हिज सक्सेसर टेक्स ओवर। क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ और अप्लाई होती है सेम चीज़। कौन है वो? स्पीकर ऑफ लोकसभा, क्योंकि ये तो राज्यसभा वाले हो ही गए ना, तो उनके साथ भी अप्लीकेबल होती है ये चीज़। यहाँ से नोट करेक्ट पूछा है तो ये हुआ करेक्ट। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ टू लुक इनटू ऑल डिस्प्यूट विद रिगार्ड टू द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ही इनके रिगार्डिंग सारे कंसिडर करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एनुअल अप्रोप्रिएशन बिल इज पास्ड बाय द लोकसभा इन द सेम मैनर एज एनी अदर बिल। क्या किसी अदर बिल के जैसे पास करते हैं लोकसभा में इसको? है? अगर किसी एनी अदर बिल के जैसा कर पाते हैं तो क्या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मनी बिल एंड ऑर्डिनरी बिल? ये वो मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल, दोनों में डिफरेंस क्या है लिखना है आपको, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। लेकिन एक कंडीशन है, एक आर्टिकल होता है 117, उसके क्लोज होते हैं 1 एंड 3। आपको ये बताना है इन दोनों क्लोज में क्या अंतर होता है। इनमें से कोई सा एक क्लोज ऐसा है जिसको एज एन ऑर्डिनरी बिल हम पेश कर सकते हैं, आपको वो बताना है कि वो कौन से वाला है। खुद को ही बताना है बस, है ना, खुद तो ईमानदार रहना है। खुद को बता दिया मतलब मुझे बता दिया, और अगर नहीं बता पा रहे हो तो फिर दिक्कत है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है वो लास्ट क्लास में या सेकंड लास्ट में पढ़ा होगा, है ना। दोनों को एक ही मान लो आप, ज़्यादा लंबी होने की वजह से वो डिवाइड कर दिए, दोनों को एक क्लास ही मानो। क्लियर हुई बात? तो ऐसा पहला गलत हो गया ना। एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाई एन इंट्रोडक्शन ऑफ ए बिल इन ईदर लोकसभा और राज्यसभा। बिल्कुल सही बात, कहीं पे भी आप ला सकते हो। तो ओनली टू। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक दो कंडीशन हो रहे हैं ऐसी, तीन चार, चार कंडीशन हो रहे हैं ऐसी जो मेजरली कंडीशन है, बाकी तो बहुत सारी कंडीशन ऐसी है ना अगर हम इन पर बात करने लगे। अब ऐसी तीन कंडीशन चार कंडीशन है, आप में से आपको कितनी याद है जिनमें बिल को हम कोई से भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इधर लोकसभा और राज्यसभा? एक तो कौन सा हुआ, ऑर्डिनरी बिल हो गया, है ना, इम्पीचमेंट हो गया, और ये कौन सा हुआ, अमेंडमेंट हो गया, और इनमें से भी है कोई सा एक याद है जिसमें उनको इक्वल वो है पावर, राज्यसभा और लोकसभा को, है ना, ये याद करने आपको। और एक आर्टिकल 67, इसमें तो राज्यसभा सुपीरियर है बल्कि। अब इसमें बताओ ये आर्टिकल 67 के अंडर क्या आ रहा है? तो ये मैं कुछ भी जो आपसे पूछ रहा हूँ ना, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमने क्लास में ना पढ़ा हो। अगर आप नहीं बता पा रहे हैं तो दिक्कत की बात है बहुत ज़्यादा। क्लियर हुई बात? सो फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ इज हु ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स अ फाइनेंस कमीशन। एक फाइनेंस कमीशन को कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? स्टेट के लिए, फॉर अ स्टेट इन इंडिया, स्टेट के लिए करेगा गवर्नर ऑफ द स्टेट। सेंटर के लिए कौन करेगा? प्रेसिडेंट। क्लियर है ना बात? हमेशा हमेशा लिंक करनी है चीज़ों को, ध्यान रखना है मेरी बात को हमेशा, फिर कभी नहीं भूलोगे। सिक्स की बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, अब इसके बारे में आपको ना दो चीज़ पता होनी चाहिए। एक तो ये कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये पता होना चाहिए आपको, है ना। कौन इनके चेयरपर्सन बन सकते हैं, इनका टेन्योर क्या होता है, क्या इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये तो इससे कवर हो जाएगा ना कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल से। इनके बारे में ये इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। लास्ट क्लास में मैंने बोला था ना कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में आपको क्या क्या रिसर्च करना है। और जिन लोगों ने क्या होगा तो वो लोग आराम से सोल्व कर लेंगे इसको, नहीं किया है तो अभी पॉज करना है इसको, यहीं तुरंत अपना गूगल खोलो और चेक करो कंडीशन क्या है, मेरे ऑप्शन बताने से पहले चेक करना है, फिर आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, इसको पूछ रहे हैं कि कौन चेयरपर्सन बन सकता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का। देखिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक बहुत बड़ा इश्यू है ना, ये हर जगह कहीं पे भी टांग अड़ा देते हैं।
इवन आर्मी के मामले में भी अड़ा देते थे, कश्मीर वाला इश्यू चलता था तब, है ना। तो अ मेंबर ऑफ इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट नहीं, इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं है इसमें, चेयरपर्सन बन रहा है वो। चेयरपर्सन बनने के लिए सिंपल सी बात है, बहुत हाई लेवल की क्वालिफिकेशन मांगते होंगे। हाई लेवल की क्वालिफिकेशन दैट मीन्स उनको लीगली नॉलेज बहुत ज़्यादा होनी चाहिए कानून की। तो चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये होंगे उसके नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन। हमेशा नहीं होंगे, हो सकते हैं, कैन आ रहा है, वर्डों का याद रख, वर्डों का ध्यान रखा करो, कहाँ पे कैन आ रहा है, कहाँ पे सेल आ रहा है, कहाँ पे मे आ रहा है, कहाँ पे शुड आ रहा है ना। इन चीज़ों से बहुत फर्क पड़ता है। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग डिटरमाइंस द अथॉरिटी हु सेल रीएडजस्ट द एलोकेशन ऑफ सीट्स। ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखनी कि कौन रीएडजस्ट कर सकता है एलोकेशन ऑफ द सीट्स इन द लोकसभा टू द स्टेट। राज्यों के लिए लोकसभा में सीटों को रीएडजस्ट कौन कर सकता है। एंड डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन कर सकता है, बताओ। सुप्रीम पावर किसके पास है, एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है, कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल है, इन ऑप्शन में देख के बताओ। क्या लोकसभा अलोन, अच्छा एक बात बताओ, क्या लोकसभा अलोन का कोई एग्जिस्टेंस है एक हाउस होने के अलावा, इसका कोई एग्जिस्टेंट है, एग्जिस्टेंट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का, इलेक्शन कमिश्नर का इसका में कोई रोल है, इनका काम क्या है, इलेक्शन कंडक्ट कराना, है ना। और अगर किसी की डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई क्वेरी आई है उसके नॉमिनेशन से रिलेटेड, तो ये उस पर जांच वाँच कर लेंगे और प्रेसिडेंट को अपना सजेशन दे देंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकेले बेचारे कुछ नहीं कर सकते, है ना, वो नॉमिनल हेड है, क्या कर, तो फिर कौन बचा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और ये बताना है कौन सा आर्टिकल के अंडर ये आता है, आर्टिकल 82। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 82 द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैव द अथॉरिटी टू रीएडजस्ट एंड एलोकेशन ऑफ सीट इन लोकसभा टू द स्टेट एंड डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, इनके बारे में बात करनी है। देखो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, हम जितने भी क्वेश्चन करते आ रहे हैं पिछले 5 या 6 दिनों से, हम लगभग 150 प्लस MCQ सोल्व कर चुके हैं ओनली पॉलिटिक्स, और ये अभी हाफ हुए हैं, अभी लगभग इतने ही और हम कर लेंगे, अप्रोक्स 200 मान सकते हो आप, अभी इतने और कर लेंगे। अगर आपने क्लास के बाद ये सारे लगा लिए ना, तो आपकी पॉलिटी एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, अब तक के जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे थे ना, उनमें मैक्सिमम चीज़ें क्या आ रही थी, 1 लाइनर 2 लाइनर, है ना, ये 1 2 3, मैं बता दूँ किस तरह क्वेश्चन आ रहे थे, इस तरह के क्वेश्चन मैक्सिमम थे, इस तरह के, है ना। लेकिन इसमें आप क्या देखोगे, इस तरह के क्वेश्चन की भरमार है। तो इससे क्या पता लगता है कि जब भी उन्हें अपना एग्जामिन क्वेश्चन पेपर सेट करना होगा ना, और उसको टफ बनाना है, तो क्वेश्चन कहाँ से उठाएंगे, पार्लियामेंट से उठाएंगे, है ना, जैसा मैंने कल बताया था। क्योंकि ये एक बहुत वास्ट टॉपिक हो जाता है और सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक है ना। अपने एक चीज़ याद करी दूसरी भूल गए, दूसरी याद करी तीसरी भूल गए। तो जब भी उन्हें पेपर टफ बनाना होगा ना, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन को यहाँ से फ्रेम करेंगे, यहाँ से फ्रेम इन द सेंस पार्लियामेंट से, उसमें कमेटी से, मोशन से, है ना, स्पेशल मेजोरिटी से, कितनी तरह की मेजोरिटी हैं, जैसे भी हमने लास्ट वाला क्वेश्चन करा, एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ द लोकसभा, इन सब से ना। तो डरने वाली बात है नहीं, जो भी चीज़ पढ़ेंगे एकदम क्लियर तरीके से पढ़ेंगे। आप आपसे कोई क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले, बाहर नहीं जाना चाहिए ना। पढ़ने का मेन मतलब ये होता है, अगर आपने एक चीज़ पढ़ ली दैट मीन यू आर 100% रेडी फॉर दिस, है ना। क्लियर है ना बात। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, मोस्टली लोग ऐसा बोलते नहीं है, लेकिन डिपेंडेंट नहीं होना है किसी पे भी, ना मुझ पे ना किसी और पे। साइड बाय साइड आपकी एक पर्सनल जर्नी भी चलती रहनी चाहिए। पर्सनल जर्नी इन द सेंस, जो हमारे साथ हम मिलके कर रहे हैं ना, साथ में यूट्यूब पे चल रहा है, वो तो हमेशा चलता रहेगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको लग रहा है ना कि जैसे अगर मैं सिर्फ यूट्यूब पे डिपेंडेंट हो जाऊंगा, है ना, तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा नो डाउट। लेकिन फॉर एन एग्जाम्पल कोई प्रॉब्लम आ जाए, इन द सेंस आप ही देखनी बंद कर दें या आपको समझ में ना आए, तो साइड बाय साइड अपना एक प्लान बी दैट मीन आपकी खुद की प्रिपरेशन होनी चाहिए। जो मैं बोल रहा हूँ आपको साथ के साथ करते जाना है, कल पे नहीं छोड़ना चीज़ों को। क्लियर है ना बात। और कभी भी ना किसी ऐसे अटैचमेंट नहीं हुआ करते, आपका सिर्फ उस चीज़ से अटैचमेंट होनी चाहिए जो आपको आपके गोल की तरफ लेके जाए, ठीक है। इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें बोल रहे हैं कि यूनियन एग्जीक्यूटिव
कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एज द हेड। यूनियन एग्जीक्यूटिव इनसे मिलकर बनती है। नेक्स्ट बात करते हैं, द प्रेसिडेंट मे बी राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस्ड टू, इसमें ना हैंड एंड सील, कई बार ऐसे आ जाते लिखा है ना कि उनके हाथों में एक सील बंद लिफाफे में सुरक्षित तरीके से वो अपना उनको इस्तीफा देंगे। इसको वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन हिज ऑफिस। क्लियर है ना? ये तो हमें पक्का पता हुआ कि भाई ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो एलिमिनेशन लगाओ, कौन सा गया? ये गया। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वास्ट इन द प्राइम मिनिस्टर। क्या एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की प्राइम मिनिस्टर में वास्ट करती हैं? उनके उनके अंदर आती है सारी, या कैबिनेट के अंदर आती है? प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ कैबिनेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट, है ना? करेक्ट पूछे है ना ये हमसे, तो ये तो गलत हो गया 3 वाला भी, तो ये भी गया, ये भी गया, ओनली 2 बचा। अब देखो 1 वाले को करेक्ट करते हैं। कौन कौन होते हैं? प्रेसिडेंट प्लस वाइस प्रेसिडेंट प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्लस प्राइम मिनिस्टर, ये होती है कलेक्टिवली जो एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट होता है ना, यूनियन एग्जीक्यूटिव, ये होती है टोटल। याद रखनी है आपको, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। आई थिंक क्लियर हुई ना बात? नेक्स्ट करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। पार्लियामेंट्री अफेयर्स की जो मिनिस्ट्रीज होती हैं, कंसल्टेटिव कमेटीज ऑफ मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। देखो जो कंसल्टेटिव कमेटीज होती है ना, उसमें हाउस के दोनों तरह के मेंबर आते हैं, दोनों तरह के अंदर में दोनों हाउसों से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से आते हैं। बिल्कुल सही बात है, दोनों से ही आएंगे, क्योंकि क्या है, कंसल्टेटिव कमेटी है, तो आपको कंसल्ट करना है तो ज़्यादा दोनों हिस्सों के लोगों को लेगा ना। अगर एक तरफ के हिस्सों को लेना है, बस सिर्फ एक तरफ के लोगों को लेना है, तो फिर मैटर क्या हुआ, मतलब क्या रहेगा आपको कमेटी बनाने का? डायरेक्ट ऐसे ही कर लो। क्लियर है बात? तो ये हमसे पूछना चाह रहे हैं कि करेक्ट कौन सा है, तो 1 तो करेक्ट है हमारा, ओनली 1। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये गए। ठीक है। द मेन पर्पज ऑफ दिस कमिटीज आर टू प्रोवाइड ए फोरम फॉर फॉर्मल डिस्कशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल सही बात है। कोई पॉलिसी पे डिस्कस करने का मतलब क्या है कि आप इसको अच्छे से करके जो भी इसमें कमी वमी है, मतलब एक तरह सभी लोग 100% एग्री हो जाएं। बेसिकली डिस्कस करने का मकसद ये होता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, बोथ 1 and 2। 10th की बात करते हैं, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट टेक्स प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा एक बात बताओ, फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, है ना, तो इसमें नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का कुछ रोल है? इंटर स्टेट काउंसिल का कोई रोल नहीं होना चाहिए? एक बार को लग सकता है कि चलो ये हो सकता है, इसका कोई रोल वैसे है नहीं। प्लानिंग कमीशन का कोई रोल नहीं। प्लानिंग कमीशन का काम क्या है, आपको प्लानिंग करके देनी है कि भाई ऐसे 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 कर लो तो चीज़ें सही हो जाएंगी। ठीक है। वो फाइनेंशियल के लिए क्या है, एक अलग कमीशन बना रखा है, फाइनेंस कमीशन, सारा काम इसका होता है ना। तो बी भी गलत हो गया। इंटर स्टेट काउंसिल क्या करती है, ये हमें सलाह दे सकती है या मैटर कर सकते हैं कि स्टेट का सेंटर के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए, किन चीज़ों पे आपको वर्क करना चाहिए, ये होती है उसके लिए इंटर स्टेट काउंसिल। क्लियर हुई ना बात? तो फाइनेंस के लिए फाइनेंस कमीशन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन पार्लियामेंट्री कमेटी। देखिए पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करते हैं। मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर नॉट एसोसिएटेड विद द कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट एंड पब्लिक अंडरटेकिंग। पहले गड़बड़ होगी ना, मॉर्निंग वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा, पहला ही स्लाइड जो था हमारा इन दोनों से ही था, पब्लिक अंडरटेकिंग और कौन सी दूसरी, कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट एंड पब्लिक अंडरटेकिंग, दोनों से रिलेटेड है। देखिए ऐसा नहीं होता, इसमें क्या होता है, इसमें होंगे 15 मेंबर होंगे, इसमें कितने होंगे, और 7 होंगे राज्यसभा से। क्लियर हुई बात? ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो पहला गलत हो गया ना, ओनली 1 गया, बोथ सी और टू गए, है ना। ऑप्शन नंबर 2 की बात करते हैं, मेंबर ऑफ द कमेटी ऑन एस्टीमेट आर ड्रॉन फ्रॉम बोथ द लोकसभा एंड राज्यसभा। खेल गया आपके साथ। इस वाली कंडीशन के लिए ना ये वाला ऑप्शन सही है, और इस वाली कंडीशन के लिए ये वाला ऑप्शन सही है। कमेटी ऑन एस्टीमेट में क्या होते हैं, 30 मेंबर होते हैं, ऑल फ्रॉम लोकसभा।
है ना, तो ये भी गलत हो गया भाई। इसमें बोल दिया ना बोथ, बोथ से नहीं होते, ओनली लोकसभा से होंगे, तो नीदर वन नॉर टू। तो इस तरह के ऑप्शन की हमने उम्मीद भी नहीं की होती, क्योंकि हमें आदत लगी होती है बोथ की लगाने की। क्लियर है ना बात। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही बात है। यूपीएससी, एक बात बताओ मुझे, किस तो आर्टिकल के अंडर आती है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? बताओ, इन द सेंस आपको पता होना चाहिए। अभी पॉज करके खुद से सोच के बताओ कि आपको पता है, पता होना चाहिए, है ना। बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, तो पहला तो सही हो गया ना बिल्कुल, ओनली टू गया, नीदर वन नॉट टू गया। द चेयरमैन एंड द मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी आर एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट। नहीं नहीं, ये गड़बड़ कर दिया आपने। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट अंडर द गवर्नमेंट। प्राइवेट वो कुछ भी अपना कर सकते हैं, है ना, गवर्नमेंट के अंडर वो दोबारा से एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। क्लियर बात है। सही पूछ रहे हैं ना, तो ऑप्शन नंबर सी भी गया हमारा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट आर क्रिएटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। क्या प्राइम मिनिस्टर क्रिएट करता है? नहीं। तो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 77 प्रेसिडेंट करता है। प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, सिर्फ उनको सजेशन देते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर पर्सन को आपको ये मिनिस्टर बना दो, ये इस पर्टिकुलर पर्सन को ये मिनिस्टर बना दो। वो डिपार्टमेंट ऑफ द क्रिएटेड नहीं करते, क्रिएट करते हैं प्रेसिडेंट। क्लियर हुई बात। तो ऑप्शन नंबर ओनली वन, बोथ वन। द कैबिनेट सेक्रेटरी इज द एक्स ऑफियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विस बोर्ड। बिल्कुल सही बात है, ये आप रट लो, ये हर जगह एप्लीकेबल है, यही होते हैं ना। तो ओनली टू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट। 14, ठीक है, लार्जेस्ट कमेटी होती है एस्टीमेट कमेटी। कितने मेंबर होते हैं इसमें? 30 मेंबर। तो ये सबसे लार्जेस्ट कमेटी होती है। हु अमंग द फॉलोइंग रिकमेंड्स टू द पार्लियामेंट फॉर द एबोलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन ए स्टेट। अरे, एक काउंसिल को एबोलिश करना है स्टेट में, तो आप बताओ मुझे कौन सलाह देगा? हु अमंग फॉलोइंग रिकमेंडेड टू द पार्लियामेंट फॉर द एबोलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबोलिश करना है ना। अच्छा, एक बात बताओ, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसोल्व करना हो तो क्या गवर्नर किसी से पूछेगा? नहीं, वो किसी से नहीं पूछेंगे, वो अपनी बुद्धि के हिसाब से उसको डिसोल्व कर देंगे अपने माइंड सेट से कि चलो ठीक है, खत्म हुआ। जब उन्हें कंसर्न कन्फर्म हो जाए कि भाई इस स्टेट के जो कार्य हैं वो पर्टिकुलर रूल एंड रेगुलेशन दैट मीन्स नॉट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन और वर्किंग, तो वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ये बात चल रही है लेजिस्लेटिव काउंसिल की, ये बोल देंगे कि भाई अगर उस पर्टिकुलर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कंसर्न स्टेट बोल लेंगे कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं चाहिए, तो पार्लियामेंट, ये ध्यान रखना, या प्रेसिडेंट की बात नहीं, पार्लियामेंट की बात चल रही है, तो पार्लियामेंट उसको अबोलिश कर देगी। किन के रिकमेंडेशन पे? उस पर्टिकुलर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के सजेशन पे। और ये किस अंडर के, ओ सॉरी, किस आर्टिकल के अंडर कवर हो रहा है? आर्टिकल 169 के अंडर कवर होती है ये बात। क्लियर हुआ। नेक्स्ट इज द कोरम फॉर जॉइंट सिटिंग ऑन द इंडियन पार्लियामेंट इज। कोरम से हमने कुछ बात रिलेटेड तय की थी। कोरम की क्या डेफिनेशन क्या होती है ना। एक तो क्या होती है, मिनिमम प्रेजेंट कितने होने चाहिए मेंबर कि हम डे टू डे वाली बिजनेस चला सकें हाउस की या पार्लियामेंट की, दैट इज 1/10। ठीक है, और ये सेम चीज़ अप्लाई होती है स्टेट लेजिस्लेटर पे भी। स्टेट लेजिस्लेशन में जो होता है ना, उसमें भी 1/10 ही है, और वैसे कुछ में जगह में सेट की हुई है 10 मेंबर। क्लियर हुआ ना बात। नेक्स्ट बात करते हैं 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव विधान परिषद। विधान परिषद इन द सेंस लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसके पास नहीं है। बिहार के पास थी, महाराष्ट्र के पास भी थी, उत्तर प्रदेश के पास भी थी, तमिलनाडु के पास नहीं थी, है ना।
क्लियर हुई बात। ये ना सीधे सीधे आपको 6 स्टेट का नाम याद होनी चाहिए, इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं 18 की। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पासिंग अ बजट इन द पार्लियामेंट। ये है मजेदार क्वेश्चन। मैंने बिल्कुल सेपरेटली बात की थी ना बजट को ऐसे लिख के कि उसको पास होने का सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले क्या होगा। देखो इसको ना आप एक फंडे से याद कर लो, DAFV। सबसे पहले क्या होगा, D फॉर डिस्कशन, है ना। फिर क्या होगा, A फॉर अप्रूवल या अप्रोप्रिएशन बिल। फिर क्या होगा, फाइनेंस बिल। और फिर होगी वोट। देखो किसी भी चीज़ को फाइनल, अगर हमें फाइनल मॉड्यूल के तौर पर उसको तैयार करना है तो सबसे लास्ट में वोट करेंगे, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे, ठीक है। तो D&V क्लियर हुए। फिर क्या होगा, अप्रोप्रिएशन बिल। फिर एक थोड़े जो उसके लगभग के अंदाजे के बिल बना लेंगे कि भाई ऐसे ऐसे करके ये अप्रोप्रिएट तरीका है बिल्कुल बनाने का। और फिर फाइनेंस बिल बना लेंगे क्योंकि ये बजट है ना, बजट में सारा फाइनेंस का सिस्टम होता है। फिर उस पर वोट कर लेंगे। तो क्या होगा, ये प्रॉपर सीक्वेंस है जिसमें मैंने आपको बताया भी थे कट मोशन कहाँ पे आएंगे, कितने तरह के मोशन होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई कट मोशन पास हो जाए, कोई एक कट मोशन पास हुआ तो उसका क्या इफेक्ट होगा कैबिनेट मिनिस्ट्रीज पे, कैबिनेट मिनिस्ट्रीज पे उसका क्या फर्क होगा, क्या गवर्नमेंट गिर जाएगी या बची पड़ी रहेगी। और इंडिया में अब तक कितनी बार कट मोशन अप्लाई हुआ है, ये दोनों तीनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन, ये बात कर रहे हैं कि कौन सा कमीशन इज नॉट प्रोवाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कैसे घुमा के पूछ लिया, कौन सा कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, दैट मीन्स नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है, कौन सी है। क्या यूपीएससी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, नहीं। इलेक्शन कमीशन नहीं, फाइनेंस कमीशन नहीं। प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन दैट इज आई थिंक नीति आयोग इसका पहले नाम था या अभी नाम है, अभी नाम है इसका नीति आयोग, पहले इसका नाम प्लानिंग कमीशन था। क्लियर है बात। द फंक्शन ऑफ अ प्रोटेम स्पीकर इज टू, जो मैंने पढ़ाया था, बोला था ना कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं 2 से 3 बार, प्रोटेम स्पीकर पे बात आ गई है। प्रोटेम स्पीकर के भाई फंक्शन क्या होते हैं, है ना। एक तो बहुत सीधे सीधे से फंक्शन है इसके, क्या है कि ये जो नए नए लोग आए ना सिलेक्ट हो गए, जब तक कि ना तो हाउस के पास क्या है, स्पीकर नहीं है, डिप्यूटी स्पीकर भी नहीं है, तो ये क्या करते हैं, इस जो ये लोग चुन के आए हैं जो इनमें सबसे ओल्डेस्ट होंगे, सबसे ज़्यादा सीनियर होंगे, उनको ले लेंगे कि भाई आप बड़े बुजुर्ग हैं, आप हम सब मेंबर को, ध्यान रखना है स्पीकर को नहीं, मेंबर को क्या करा दीजिए, ओथ दिला दीजिए या उन्हें चार्ज दे दीजिए, उनका चार्ज वार्ज दे देंगे। फिर जो स्पीकर होगा, नए स्पीकर के इलेक्ट होने तक वो रहेंगे, फिर वो अपना चार्ज उसको देके चले जाएंगे। और ये इनकी पोस्ट मैक्स टू मैक्स आप मान सकते हो कि बस एक ही दिन की होती है, क्योंकि एक दिन में अगर पहले दिन मीटिंग हुई, पहले दिन मीटिंग में इन्होंने क्या करा, सबको ओथ वगैरह दिला दी, सब नए इलेक्ट हो गए, जिसकी जो पोस्ट है उसने वो पोस्ट मिल गई, तो फिर इनका कोई काम नहीं रहा, तो इनकी पोस्ट ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाती है। तो कौन सा ऑप्शन बचा, कंडक्ट द प्रोसेसिंग, नहीं कंडक्ट नहीं करते। ऑफिशिएट एज स्पीकर व्हेन द स्पीकर इज अनलाइकली टू बी इलेक्टेड, नहीं स्पीकर तो इलेक्टेड रहता ही है हमेशा, क्योंकि हमने क्या बात की थी, स्पीकर जब तक अपनी पोस्ट पर बना रहेगा जब तक कि अगला स्पीकर अपनी पोस्ट को आगे नहीं ले लेगा। तो ऑप्शन बी इज रॉन्ग। स्वेयर मेंबर्स एंड होल्ड चार्ज टिल अ रेगुलर स्पीकर इज इलेक्टेड, बिल्कुल सही बात। स्क्रूटनाइज द ऑथेंटिसिटी ऑफ द इलेक्शन सर्टिफिकेट ऑफ मेंबर, नहीं इनको क्या जरूरत है किसी का सर्टिफिकेशन की चेक करने की, क्योंकि ये खुद भी तो उन्हीं में से चुन के आए हुए हैं, सब इक्वल हैं, तो फिर इन्हें कौन सा स्पेशल राइट मिलेगा कि सबको चेक करो। क्लियर है ना बात। नेक्स्ट इज इफ द प्राइम मिनिस्टर इज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। अभी आया मजेदार क्वेश्चन, क्योंकि भाई पार्लियामेंट जो है ना हमारी, वो दोनों से मिलकर बनती है, लोकसभा प्लस राज्यसभा। और बाई चांस हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो राज्यसभा से आ गए चुन के, क्योंकि इक्वल तो हैं दोनों, दोनों सांसद है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है दोनों। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में ये होगा, ही या शी हैज टू गेट इलेक्टेड टू द लोकसभा विद इन 6 मंथ, ऐसा कुछ नहीं है। ही या सी कैन डिक्लेयर द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज ओनली इन द राज्यसभा, नहीं ओनली इन राज्यसभा से कोई मतलब नहीं, वो पार्लियामेंट में करेंगे जो कि दोनों से मिलकर बनता है। ही सी कैन नॉट टेक पार्ट इन द वोटिंग व्हेन अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज अंडर कंसिडरेशन, ये बात है बिल्कुल सही। अगर वो राज्यसभा के मेंबर है ना तो ये पार्ट नहीं ले सकते
वोटिंग में जब उनके अगेंस्ट एक नो कॉन्फिडेंस अंडर कंसिडरेशन हो, तो ही शी कैन नॉट टेक पार्ट इन द बजट डिक्लेयर। इनके बिना बजट पास ही कैसा होगा? क्या पूछ रहे हैं? सही गलत नहीं पूछा, आई थिंक ये घर से रॉन्ग पूछ रहे हैं, है ना। ही कैन नॉट टेक पार्ट इन द वोटिंग व्हेन ए वोट ऑफ नो, ये गलत है, बाकी सारे सही होंगे। क्योंकि इनको लोकसभा के लिए क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, और अगर आप लोकसभा के ही मेंबर नहीं हो तो कैसे काम चलेगा? क्लियर हुई ना बात? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट वो होता है जब आप नॉमिनेशन भरने जाते हो ना, तो आपको एक पर्टिकुलर फीस पे करनी पड़ती है। वो कितनी भी हो सकती है, 15,000, 20,000, 5,000। ये बोल रहे हैं कि वो फीस आपको वापस कब दे दी जाएगी लोकसभा सीट के लिए? जब, अब नीचे कंडीशन दी, द नॉमिनेशन मेड बाय द कैंडिडेट इज फाउंड टू बी इनवैलिड। बिल्कुल सही बात, आपकी एज ही नहीं, आपके जाकर नॉमिनेशन पत्र खरीद लिया, आपकी जब जांच वाच हुई आपको पता लगा कि भाई आप तो एलिजिबल नहीं हो, तो आपकी फीस आपको वापस दे दी जाएगी। देखिए ये फीस पता है बेसिकली क्यों होती है? अगर ये फीस ना रखेंगे ना तो हर दूसरा तीसरा आदमी खड़ा हो जाएगा। इस फीस को, इसको बोलते हैं जमानत, हिंदी में बोलते हैं इसको जमानत जब्त होना। बोलते हैं ना जैसे जब दो कोई ऐसे किसी में राइवलरी चल रही है ना, और उसको बोलता है कि अब की बार तो मैं तेरी जमानत भी जब्त करा दूंगा, जमानत भी जब्त करा दूंगा, दैट मीन जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपको वोट मिलने की वो भी नहीं लेने दूंगा। और वो जो अपने पैसे जमा किए थे ना, ये जो फीस जमा किए, इसको बोलते हैं जमानत, फिर वो आपको वापस नहीं मिलेगी। दैट इज मिनिमम डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट बोल सकते हैं इसको। क्लियर है ना बात? ये बात बिल्कुल सही है। द कैंडिडेट हैज विड्रॉ हिज हर नॉमिनेशन इवन दो ही इज फाउंड वैलिड। बिल्कुल, अगर आप खुद से नॉमिनेशन वापस ले लेते हैं ना तो भी आपकी फीस आपको वापस कर दी जाएगी। और इसको नॉमिनेशन वापस लेने का एक टाइम पीरियड होता है, ऐसा नहीं होता कि आप कभी भी ले लोगे, उसके बाद नॉमिनेशन आप वापस नहीं ले सकते, उसके बाद वो वाला प्रोसेस शुरू होता है उनको सही गलत चेक करने का। क्लियर हुई बात? एक कैंडिडेट, इस चीज़ से मैं एक चीज़ और बताऊँ आपको, इस चीज़ से बचने के लिए कई बार पता क्या करते हैं, जो इलेक्शन होते हैं ना, मान के चलो ग्राम प्रधान के इलेक्शन होते हैं या बाकी जो इलेक्शन होते हैं, उसमें क्या करते हैं लोग अपने ही परिवार के 2-3 लोगों के नाम से 2-3 शपथ पत्र या ये वाली चीज़ें खरीद लेते हैं। क्योंकि बाई चांस मान के चलो अगर ये कैंसिल हुआ ना तो फिर कोई आपको मौका नहीं मिलता कि आप दोबारा से जाके खरीद सको, क्योंकि वो टाइम पीरियड ओवर हो चुका होता है। तो फिर वो क्या करते हैं, वो इस पे शिफ्ट हो जाते हैं या इस पे शिफ्ट हो जाएंगे। क्लियर है बात? द थर्ड इज द कैंडिडेट lost the polls but secured 1/6, ये होती है मिनिमम वोटिंग की परसेंटेज, 1/6 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन द इलेक्शन। बिल्कुल सही। देखो पोल वोल से ना कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, पोल जो है ऑफिशियली नहीं होया करते, और पोल जो क्या होता है हर कोई प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट भी अपने तरीके से नॉर्मल तरीके से करा लेती है कि भाई अब की बार किसका पलड़ा है, किस तरफ चल रहा है। पोल कराते हैं, जैसे ये न्यूज़ न्यूज़ वाले पोल करते हैं ना कि इस बार इसका भारी, इसका उसका भारी, कहीं ना कहीं ये एक तरह से ना वोटर्स को अफेक्ट करने का एक जरिया भी होता है। क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में ये भी होता है ना कि यार अपनी वोट खड्डे में क्यों डालनी, है ना, जिसका जोर है हम भी उस तरफ, जिसका पलड़ा भारी हम भी उस तरफ, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट, करेक्ट ही पूछे ना, करेक्ट, हाँ, तो ये तीनों करेक्ट हैं। क्लियर हुई बात इतनी? नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द टोटल इलेक्टिव मेंबर the total elective membership of the Lok Sabha is distributed among the states on the basis of population and the areas of the state। बिल्कुल सही बात है, एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड किया जाता है ताकि डेमोक्रेसी का बैलेंस इक्वल बना रहे। द 84th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिफ्टेड द फ्रीज ऑन द डेलिमिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज इम्पोज बाय द 42nd अमेंडमेंट। ये भी बिल्कुल सही बात है, 84th अमेंडमेंट के थ्रू ये फ्रीज करने वाला जो सिस्टम था अपलिफ्ट कर लिया गया था, लिफ्टेड उठा लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी, दोनों है ना, हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जीरो और इतना इजी क्वेश्चन, लेकिन तभी जब आपने पढ़ा हो, जब हमने बात की थी ना जीरो और क्या होता है। अच्छा आप मुझे खुद खुद अभी लिखो यहीं पे, जैसे भी जहाँ भी लिखोगे, हाफ एन आवर क्या होता है, उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ाए, है ना। एक दो हैं उनके भी नाम बताओ और वे भी लिखो कौन से होता है, इसका टाइम बताओ, 12 नून, है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं इनसे। क्लियर हुई बात?
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंटर स्टेट काउंसिल यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो एक काउंसिल बनाई जाती है उसके रिगार्डिंग ये हमसे पूछना चाह रहे हैं। इट वाज इस्टेब्लिश अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अंडर ही इस्टेब्लिश की गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। 1 and 3 ओनली 2 गया। द काउंसिल इज अ रिकमेंडेटरी बॉडी, यह रिकमेंडेटरी बॉडी है, बिल्कुल सही बात है, ये सिर्फ और सिर्फ रिकमेंड कर सकती है, कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकती, इनका काम है सिर्फ सलाह देने का, बाकी कुछ नहीं। सो 1 and 2 करेक्ट, 1 and 3 गए, अभी 2 बचे, हो सकता है तीसरा भी सही हो। देयर इज अ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द काउंसिल अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू प्रोसेस मैटर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द, कट गया आगे, कंसिडरेशन रिलेटेड, जो मतलब पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड अगर कोई मैटर होता है ना तो उसके रिगार्डिंग बात करते हैं, लेकिन इसमें क्या है, जैसे पीएम उसका कोई चेयरपर्सन होता नहीं है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है ना उसके अंदर जो इलेक्टेड मेंबर है ना वो बहुत कम एक तरह से उसके हेड बनते हैं, क्योंकि उसके लिए एक अलग ही पर्सन को बनाया जाता है ताकि जो इंडिपेंडेंट रूप से काम कर सके, क्योंकि अगर हम किसी पार्टी के पर्सन को बनाएंगे ना तो हो सकता है कि वो अपनी पार्टी को अफेक्ट करे, अपने एरिया को अफेक्ट करे, या जो उनका होमलैंड है वहाँ उस एरिया को अफेक्ट करें। तो ऑप्शन नंबर 3 इज रॉन्ग। सो 1 and 2 इज द राइट ओनली। क्लियर है बात। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अच्छा एक बात बताओ, पहले ये बताओ ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है या कॉन्स्टिट्यूशनल है और किस आर्टिकल के अंडर आते हैं। एज के बारे में तो हम बात ही कर लेंगे, टेन्यूर के बारे में बताओ, कंडीशन बताओ कि चेयरमैन बनने के लिए इनकी कंडीशन क्या होनी चाहिए। सब मैंने बताया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, ये वाला नहीं पढ़ाया, लेकिन आपको बोला था कि आपको पढ़ना है, वो इसीलिए बोला था कि इसलिए पढ़ना है आपको, क्योंकि अगर मैं बताता ना भूल जाते उस चीज़ को, क्योंकि वो सीधे सीधे फैक्ट है ना। अब मैं उसमें आपको क्या ही समझा सकता हूँ। जैसे हमने कमेटी वाला था ना, जब कॉन्स्टिट्यूशन के हम शुरू में थे बिल्कुल प्रियम्बल वाले टाइम पे, तब भी मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि सोर्स आपको खुद पढ़ने पड़ेंगे, है ना, तो कुछ चीज़ें आपको खुद ही पढ़नी पड़ेंगी, है ना, कोई आपको स्पून फीडिंग नहीं करा सकता। क्लियर है। अभी बात करते हैं 6 ईयर हो सकता है, लेकिन उन्होंने बहुत ही नैरो कर दिया इसको, सिर्फ 6 ईयर कर दिया, गलत हुआ। ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, अरे नहीं, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे कोई डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। फॉर 6 ईयर और टिल द एज ऑफ 65 विच एवर इज अर्लियर, फॉर 5 ईयर्स और टिल द एज ऑफ 60 ईयर, बिल्कुल गलत है। देखो इसके लिए कंडीशन होती है, या तो उनकी एज हो 6 साल या 65 साल में जो भी पहले आ जाएगी उसी टाइम पे रिटायर हो जाएंगे। दैट मीन्स कोई 59 ईयर्स का बंदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना तो 65 साल की उम्र में जाके वो क्या होंगे, वो रिटायर हो जाएंगे। ठीक, कितने दिन कितने साल हो गए, 6 साल हो गए ना, तो उन्होंने दोनों कंडीशन फुलफिल कर दी। लेकिन कोई पर्सन है जो 63 में बना तो वो कब हो जाएगा, 65 साल आते ही रिटायर हो जाएंगे। भी क्लियर हुई बात। जो भी इनमें से कंडीशन पहले फुलफिल हो जाएगी वो तभी अपनी पोस्ट से रिमूव कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 27, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी आर द कमेटीज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की कौन सी, आई थिंक ये है ना, रिपीट हो गया हमारा क्वेश्चन, है ना, 1 2 3 तीनों ही है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक है, बहुत ईजी है, लेकिन ये आप ये चीज़ देखो कमेटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीट हुआ है लेकिन ईयर अलग है ना, सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। विद रेफरेंस टू द कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द टर्म क्लोजर रेफर टू। अच्छा ये बताओ, ये बोल रहे हैं कि कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट के बिजनेस कंडक्ट करने के लिए पार्लियामेंट में एक टर्म यूज की जाती है क्लोजर, उस क्लोजर का मतलब क्या है। देखो, सस्पेंशन ऑफ डिबेट्स एट द टर्मिनेशन ऑफ अ डेज सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, अ रूल ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसीजर अंडर विच फर्दर डिबेट ऑन ए मोशन कैन बी हेटेड, नहीं। द टर्मिनेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सेशन, नहीं, पार्लियामेंट्री सेशन का इससे कोई मतलब नहीं होता, इसमें प्रोलॉन्ग करके होता है क्या ना, एक एडजॉर्न मोशन होता है। रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ टाई गवर्नमेंट टू हैव द अपोजिशन लुक एट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। देखो इसका मतलब क्या होता है, क्लोजर का पार्लियामेंट में एक टर्म यूज किया था, इसका सीधा सीधा मतलब होता है सस्पेंशन ऑफ डिबेट। इसका मतलब है भाई जब एक डिबेट नज़दीक हो फैसले के, मान के चलते हैं ये कोई बिल था, है ना, इस पर हम काफ़ी टाइम से डिबेट करते आ रहे हैं,
तो इट्स टाइम टू क्लोजर कि चलो फटाफट अपना फैसला दे दो 22 पे, इसे पास करना है कि फेल करना है। क्लियर हुई बात? उसे बोलते हैं क्लोजर। क्लोजर उस टर्म के लिए यूज किया जाता है, कंडीशन के लिए, ठीक है। व्हाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। अच्छा ये बताओ पहले, इमरजेंसी कितने आर्टिकल के अंडर आती है? 3 आर्टिकल होते हैं, तीनों बताओ कौन कौन से हैं। While a proclamation of emergency is in operation, the duration of the Lok Sabha can be extended for a period। ये क्वेश्चन हमने 2 बार किए हैं इससे रिलेटेड। एक तो कब किया था? जब हमने प्रेसिडेंट वाला PYQ किए थे, और फिर आज फिर दोबारा कर रहे हैं। नॉट एक्सेडिंग 3 मंथ, अरे नहीं 3 मंथ नहीं, 1 साल है, बता ही दिया अब तो मैंने ना, वो 1 ईयर एट अ टाइम। क्लियर बात है। और किस आर्टिकल के अंडर आता है ये, कि ये इतने टाइम तक बढ़ा सकते हैं? आर्टिकल 352। एक तो मैंने बता दिया ना, बाकी 2 आप बताओ कौन कौन से। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की। विद रिगार्ड टू द पावर्स ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा की पावरों के बारे में बात की जा रही है ना। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अ मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा, बिल्कुल सही बात है, नहीं कर सकते आप। ये पूछ रहे हैं कौन नॉट करेक्ट। द राज्यसभा हैज नो पावर इधर टू रिजेक्ट और अमेंड अ मनी बिल, बिल्कुल सही बात है। दे कैन ओनली सजेस्ट समथिंग और दैट्स नॉट बाउंडेड ऑन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट दैट मीन्स लोकसभा। क्लियर है। द राज्यसभा कैन नॉट डिस्कस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेट, नहीं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेट को भी डिस्कस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। नोट करेक्ट पूछे ना, तो यही करेक्ट है। फाइनेंशियल से रिलेटेड कुछ भी डिस्कस नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सही थे, ठीक है, ये गलत है, तो मैंने सही करके लिख दिया ना, तो उसमें कन्फ्यूजन हो गया था। द राज्यसभा हैज़ नो पावर टू वोट ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट, बिल्कुल सही बात है। देखो जहाँ भी पैसे की बात आ जाएगी वहाँ राज्यसभा के हाथ पीछे बांध दिए जाएंगे, या बस खड़े खड़े सुनो बस, और बोलो जो बोलना है, वो हमारी मर्जी है, हम सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट बात करते हैं। सपोज अ लेजिस्लेशन वाज पास, ठीक है, बाय द पार्लियामेंट imposing certain restriction on newspapers. These included page selling, price advertisement. The legislation is included in the 9th schedule to the Constitution of India. In this context, which one among the following statement is correct? इसके रिगार्डिंग कौन सी बात सही है? पहले तो ये बताओ 9th शेड्यूल के अकॉर्डिंग कौन से आर्टिकल के अंदर कवर होते हैं? ये आर्टिकल 31B के आसपास ये चीज कवर होती है, क्लोज बी। क्लियर है ना? द लेजिस्लेशन इज इनवैलिड, अच्छा, एज इट वायलेटेड द फ्रीडम ऑफ प्रेस, नहीं, गलत बात है। ये इतना इम्पोज उस पर कर सकते हैं क्योंकि ये क्या है, पास्ड है, ये पार्लियामेंट से पास हो चुका है एक लेजिस्लेशन, ठीक है। द लेजिस्लेशन इज वैलिड बाई वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 31B, तो ये आ गया, बिल्कुल सही बात। कौन सा करेक्ट पूछे ना, तो ऑप्शन नंबर 20 था करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। द लेजिस्लेशन इज इनवैलिड एज इट इम्पोज अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 90 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, अंडर 90 क्लॉज 2 में फ्रीडम की बात की गई है, लेकिन वो फ्रीडम है हमारे पास कौन से 5 या 6 फ्रीडम है ना। अब आपको बताने कौन कौन से हैं। स्पीच का है, असेंबली का है, बोलने का है, बसने का है, घूमने का है ना, ये 5 5 है ना, ये है। तो इसमें प्रेस से रिलेटेड कोई भी बात नहीं है, तो ये भी हो गया गलत। द लेजिस्लेशन इज वैलिड, फिर आर्टिकल अंडर 19 ठाक अंडर आर्टिकल 19 के, ये भी गलत हो गया। क्लियर हुई ना बात? देख रहे हो आप, फंडामेंटल राइट हमने कब पढ़े थे और घूम के कहाँ कहाँ रहे हैं। तो इसलिए हर चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक है। ये बात आप जितनी जल्दी समझ लोगे उतनी जल्दी आपका फायदा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट इज 32 33 आई थिंक ये मिस प्रिंट हुआ है। इन द राज्यसभा द स्टेट्स हैव बीन गिवन सीट्स, अरे बताओ, अभी हमने पीछे बात की थी, कैसे उन्हें किया जाएगा? इन अकॉर्डेंस विद देयर पॉपुलेशन, बिल्कुल सही बात। इक्वली तो बिल्कुल नहीं करेंगे, है ना। यूपी की बहुत ज़्यादा है, और मणिपुर की बताओ कितनी है, मिजोरम की बताओ कितनी है, गोवा की बताओ कितनी है। ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक, नहीं, इकोनॉमिक पोजीशन का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट इकोनॉमिक, इकोनॉमी का कोई रोल नहीं है। ऐसे कोई जो गरीब है उसे आप सीट इन दोगे, वो तो गरीब ही रह जाएगा ना। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा मे बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाई, कल ही किया था हमने, कैसे रिमूव कर सकते हैं।
33 द मेजोरिटी पार्टी इन द हाउस अडोप्टिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, a resolution passed by not less than half of the total members of the house, a resolution passed by at least 2/3 of the total membership of the house, है ना, काफी क्लोज है सारी चीजें। अब आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। देखो स्पीकर का पूछा है ना, देखो मेजोरिटी पार्टी से कोई रिलेटेड मतलब है नहीं। नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा स्पीकर पे लाया जाता है, कैबिनेट पे लाया जाता है। रिजोल्यूशन पास बाय नॉट लेस देन हाफ ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस की कोई जरूरत नहीं है रिजोल्यूशन पास में। ए रिजोल्यूशन पास किया जाएगा एटलीस्ट टू थर्ड मेंबरशिप ऑफ द हाउस की बात चल रही है। क्लियर हुई ना। द नेक्स्ट इज consider the following statement relating to the procedure of the election of the speaker and the deputy speaker of the lok sabha। ये क्या पूछ रहे हैं, इनके बारे में अब बात करनी है। ये तीन जितने भी हैं स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है द इलेक्शन ऑफ अ स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज द प्राइम मिनिस्टर में फिक्स। अरे पहले गलत कर दिए बाबू, प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, कौन होगा, प्रेसिडेंट, है ना। और डिप्यूटी स्पीकर के लिए कौन होगा, डिप्यूटी स्पीकर के लिए कौन होगा जो डेट डिसाइड करेगा उनके इलेक्शन की, स्पीकर। तो ये हुआ गलत। द इलेक्शन ऑफ ए डिप्यूटी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज द स्पीकर में फिक्स, बिल्कुल सही बात है। एट एनी टाइम बिफोर नून ऑन द डे प्रिसीडिंग द डेट सो फिक्स्ड एनी मेंबर में गिव नोटिस इन रिटिंग ऑफ ए मोशन दैट अनदर मेंबर बी चूजन एज द डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द हाउस, बिल्कुल सही बात है। एक दिन के लिए किसी दूसरे डिप्टी स्पीकर को एज ए नोटिस के तौर पे वो चुन सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इज द रोंग। क्लियर है। विच वन अमंग द फॉलोइंग कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज नो मेंबर ऑफ द राज्यसभा, बताओ कौन सी है, सबसे बड़ी भी है वो, यही तो है। 30 मेंबर होंगे, सारे कहाँ से होंगे, लोकसभा से होंगे। क्लियर है बात। द गवर्नर में रिकमेंड द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट, कब बता सकता है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट कैसे, स्टेट क्यों बोल रही है कि भाई आप हमारे ऊपर इमरजेंसी लगा दो, हमें बर्खास्त कर दो, हमें हमारी पोस्ट से हटा दो, हम अपने घर जाके बैठेंगे, कोई चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, भाई प्रेसिडेंट अगर रिकमेंड करेगा तो फिर गवर्नर का रोल क्या रहा, वो खुद ही ना लगा लेंगे, फिर उसे भी रिकमेंड क्यों करेंगे, है ना। प्रेसिडेंट हाई अथॉरिटी, गवर्नर इज लोअर अथॉरिटी कंपेयर टू प्रेसिडेंट, बट इन द केस ऑफ अ स्टेट गवर्नर इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। ठीक है ना ये बात। तो बी इज रॉन्ग। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, अरे वही बात हुई ना, स्टेट लेजिस्लेचर का हेड तो यही है ना, इनडायरेक्टली डायरेक्ट लेवल की चीफ मिनिस्टर ही है ना। इफ ही इज कन्विंस्ड दैट द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन in accordance with the provision of the Constitution of India, बिल्कुल सही बात है। अब आपके लिए एक सही बात यह है कि आप मुझे बताओगे इसका आर्टिकल कौन सा है, इस आर्टिकल के अंडर गवर्नर अपनी इस पावर का यूज करते हैं। ठीक है ना, कमेंट में लिख देना अगर आपका मन करे तो। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है। A money bill shall not be introduced in the council of state, बिल्कुल सही बात है। council of state is equal to राज्यसभा। the council of states has no power to reject or amend a money bill, बिल्कुल सही बात है। ठीक है। the council of minister is responsible to the house of the people and not to the council of state, बिल्कुल सही बात है। नोट करेक्ट पूछा है ना हमसे, हाँ बिल्कुल सही बात है। the house of the people has special powers with respect to the state list कंपेयर टू द काउंसिल ऑफ स्टेट, नहीं कोई स्पेशल पावर नहीं, सब इक्वल है डेमोक्रेसी में। बेसिकली किन चीज़ों पे, पैसे को छोड़ के, है ना, क्योंकि पैसा है तो बस पता ही आपको, पैसा है तो फिर सब कुछ ही है। नेक्स्ट बात करते हैं 38 की, द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्ड याद आ रहा है अच्छे से, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल, 75, 74, कौन सा आर्टिकल के अंडर आप बताओ मुझे। अंडर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इम्प्लाइज दैट, भाई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट डेमोक्रेसी कहाँ इंप्लाई करती है, अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस कैन बी मूव्ड इन द काउंसिल, नहीं
काउंसिल में नहीं ला सकते आप। क्यों ला सकते हैं? क्योंकि वो काउंसिल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो सिर्फ असेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल है इन द केस ऑफ स्टेट। और सेंटर के लिए कहाँ पे हैं? लोकसभा में, क्योंकि वो सभी डायरेक्ट चुन के आते हैं लोकसभा से। तो जिस हाउस से वो आ रहे हैं वो उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। ठीक है, तो ये क्या पूछ रहे हैं कि सिलेक्ट द करेक्ट। सो ये तो हमारे गलत हो गए। नो पर्सन शैल बी नॉमिनेटेड टू द कैबिनेट एक्सेप्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना। ये पूछ रहे हैं कि कौन सी बात सही है। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि किसी को आप नॉमिनेट नहीं कर सकते कैबिनेट में बनने के लिए या कैबिनेट मिनिस्टर बनाने के लिए जब तक कि उसके लिए प्राइम मिनिस्टर एडवाइस नहीं देंगे। अब ये बताओगे आप मुझे इसमें से कौन सा आर्टिकल के अंडर ये रूल है? तो 2 इज राइट, ओनली 3 इज रॉन्ग। अभी बचे 2। नो पर्सन शैल बी रिटेन एज अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट इफ द प्राइम मिनिस्टर से दैट ही शैल बी डिसमिस्ड। बिल्कुल सही बात है। सो 2 and 3 आर द करेक्ट आंसर 38 के लिए। बात करते हैं 39 की। द कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट, ठीक है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज मेंट फॉर। अच्छा ये बता दो, पब्लिक अकाउंट वाली कमेटी जो होती है ना हमारी, वो क्यों बनाई जाती है? इट द एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट शोविंग द अप्रोप्रिएशन ऑफ सम ग्रांट बाय द हाउस फॉर द एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या ये बात बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही बात है। स्क्रूटनाइजिंग द रिपोर्ट ऑफ द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अच्छा ये ना पब्लिक अकाउंट कमेटी का रोल नहीं है। अब आप मुझे बताओगे कि ये कौन सी कमेटी का रोल है? मैंने मॉर्निंग वाली क्लास में पहली स्लाइड में ही क्या है, ये कौन सी कमेटी का रोल है स्क्रूटिन करना टैग की रिपोर्ट को। ठीक है, सजेस्टिंग द फॉर्म इन विच एस्टिमेट शैल बी प्रेजेंटेड टू द पार्लियामेंट। बिल्कुल सही बात है? बिल्कुल सही बात है। क्या ये सही बात है? नहीं, ये बिल्कुल भी सही ना ही है। स्क्रूटनी ये ना गलत होगी, ये सही बात है। स्क्रूटनी करने के लिए ही बनाई जाती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, टैग के लिए, है ना। वो दूसरी होती है, वो होती है कौन सी? एस्टिमेट कमेटी होती है वो, जिसके लिए मैं आपसे पूछना चाह रहा था, तो ये पूछ लिया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ये ना ऐसे होता है पार्लियामेंट में किसी कमेटी ये बनाई जाती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, पार्लियामेंट में पेश करने से पहले उन सब चीज़ों पे आप एक कमेटी बना के उसका एनालाइज कर लो कि भाई जिन्होंने कैग ने रिपोर्ट दिया कि क्या वो अप्रोप्रिएट है, जो इन्होंने बिल बनाए हैं क्या वो अप्रोप्रिएट हैं, सही है कि गलत है। ठीक है ना। द नेक्स्ट इज विच ऑफ द स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू द डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज आर करेक्ट। कौन सी बात सही है? देखिए, द ऑफिस ऑफ द डिप्यूटी स्पीकर एक्वायर्ड अ मोर प्रोमिनेंट पोजीशन आफ्टर द इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 1950। बिल्कुल सही बात है। अब 1950 के बाद एक ज़्यादा प्रोमिनेंट पावर मिल गई इनको। ही और सी इज इलेक्टेड फ्रॉम अमोंगस्ट द मेंबर। ये तो बिल्कुल सही बात है। तो अब लगा लो एलिमिनेशन, एक ही गया है बस। ही या सी होल्ड ऑफिस अंटिल ही सी सेसेस टू बी अ मेंबर ऑफ द हाउस। बिल्कुल सही बात है। ये मेंबर ऑफ, देखिए इस वर्ड का क्या मतलब होता है, जब आप क्या करते हैं लीगली किसी काम से वापस हो जाना, लीगली गिव अप समथिंग। तो जैसे ही उनका 5 साल पूरे होंगे ना, वो जब तक उसके डिप्यूटी स्पीकर रहेंगे, जब बशर्ते बीच में उनको कोई हटाए ना या ऐसा कुछ उनके साथ सीन ना हो। तो क्या हुआ? ये बिल्कुल सही हुआ ना। हाँ, ये तीनों सही हुए, पहला दूसरा तीसरा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 41 की, या 41 है, 42 है, फिर से मिस प्रिंट हो, कोई नहीं चलो। आफ्टर अ बिल हैज़ बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, इज presented to the president who may either give assent to the bill or withhold his assent। the president में एक चीज रखनी है, एक बिल पास हो गया हाउस से, है ना, तो अब ये क्या कर सकते हैं इसमें? एसेंट विद इन 6 मंथ नहीं, टाइम पीरियड तो कभी दिया ही नहीं गया। एसेंट और रिजेक्ट द बिल एज सुन एज पॉसिबल नहीं, एज सुन एज पॉसिबल की उन पे ऐसे कोई भगा थोड़ी है नहीं, दोनों गलत हुए। रिटर्न द बिल एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर द बिल इज प्रेजेंटेड टू हिम विद अ मैसेज रिक्वेस्टिंग द हाउस टू रिकंसिडर द बिल। बिल्कुल सही बात है। जब उनको एक मैसेज के साथ ये करा गया ना, तो वो उस पर बहुत जल्दी ही कंसिडर करेंगे।
तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही पूछे ना, हाँ ये कर सकते हैं वो। विद होल्ड हिज एसेंट इवन इफ द बिल इज पास अगेन बाय द हाउस, नहीं बिल्कुल नहीं, अगर उन पे दोबारा पास उन्होंने क्या करा, एक बिल आया प्रेसिडेंट के पास आया, अब प्रेसिडेंट के पास तीन कंडीशन होगी, या तो वो मना कर देंगे, हाँ कर देंगे है ना, उसको वापस कंसिडर कर देंगे कि भाई दोबारा सोच लो कुछ, या उस पर पॉकेट वीटो का यूज़ कर लेंगे। वापस पार्लियामेंट के पास चला गया, पार्लियामेंट ने फिर से सॉरी, पार्लियामेंट ने फिर से उस पर कंसिडर किया, फिर से भेज दिया कि चलो ठीक है जो हमें करना था कर दिया, अब फटाफट इस पर कुछ करो, तो उस पर फिर वो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, क्या, साइन कर सकते हैं। और ये कंपलसरी है, आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते उस टाइम पे, उस टाइम पे आपकी वीटो पावर खत्म हो जाती है, ये वाली आपको साइन करने ही करने पड़ेंगे, बाउंडेड है ये। क्लियर हुई बात, तो ये हुआ गलत, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। और ये करते हैं आर्टिकल 111 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर शैल बी प्रेजेंटेड टू द हाउस ऑन सच डे एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये डायरेक्ट कर सकते हैं, ये भी करेंगे कब, कब करेंगे, किस आर्टिकल के अंदर करेंगे, आप ये बताएंगे मुझे। 42। नेक्स्ट इज 43। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द पार्लियामेंट इज करेक्ट। पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर से रिलेटेड कौन सी बात सही है। अच्छा बिना बात करते हैं, नीचे से दो ही उत्तर है, नीचे ऊपर क्या। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द हाउस ऑफ द पीपल, बिल्कुल सही बात है। द प्रेसिडेंट of India is directly elected by the electoral college consisting of the elected member of both the house of the parliament only, नहीं। यही बात होता है, क्या प्रेसिडेंट सिर्फ पार्लियामेंट से इलेक्ट होते हैं, स्टेट लेजिस्लेटर से तो होते हैं ना, तो इन्होंने पार्लियामेंट ओनली कर दिया, तो दो के साथ तो गड़बड़ कर दी, ओनली टू गया, बोथ टू गए, और हमें पता है ऑप्शन नंबर 1 सही है हमारा, सो ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं 44 की। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। द स्टेट इलेक्शन कमीशन शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ ध्यान रखना है आपको, शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है। द स्टेट इलेक्शन कमीशन शैल हैव द पावर और इवन प्रिपेयरिंग द इलेक्टोरल रोल बिसाइड्स द पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन इन द पंचायत। क्या ये बात सही है कि क्या वो इस तरीके की कोई अपनी एक्टिविटी उस पर कर सकते हैं, बिल्कुल सही है, वो ऐसा कर सकते हैं, तो ऑप्शन 1 एंड 2 इज करेक्ट। किए गया, किए गया। तो 3 की बात करते हैं। द स्टेट इलेक्शन कमीशन कैन नॉट बी रिमूव इन एनी मैनर फ्रॉम हिज ऑफिस अंटिल ही डिमिट हिमसेल्फ और कंप्लीट ही टेन्योर, नहीं ये गलत बात कर दिया, कर सकते हैं इसको, प्रेसिडेंट कर सकते हैं, तो 1 एंड 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट इज अ बिल इज डीम्ड टू बी अ मनी बिल, जो मनी बिल से रिलेटेड बात आ गई है ना, अब मुझे बताना है आपको इसको, ये किस आर्टिकल के अंडर लाया जाता है और दूसरा कौन सा होता है। 3 तरह के बिल होते हैं ना, एक तो मनी बिल हो गया, एक ओ से कुछ होता है ऑर्डिनरी बिल, और एक होता है दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इन तीनों का आर्टिकल बताओगे मुझे, ठीक है। 46। अ बिल इज डीम्ड टू बी अ मनी बिल इफ इट हैज एनी प्रोविजन डीलिंग विद, अरे सीधी सी बात है, इम्पोजिशन, इम्पोजिशन, अबोलिशन, रिमिशन, अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, पैसा आ गया ना, ठीक है, तो एक सही हो गया, ये गया। एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड, देखिए जहाँ भी कंसोलिडेटेड फंड से रिलेटेड बात आ जाएगी वो मनी बिल के अंडर ही लाया जाएगा, है ना, तो ये गया। अभी ये बचे हैं टक्कर में, इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स और अदर पिक्यूनरी पेनल्टीज, नहीं पेनल्टीज वाला जो है ना मनी बिल के अंदर नहीं आएगा, वो फाइनेंशियल बिल के अंदर आएगा, अप्रोप्रिएशनल बिल के अंदर ला दिया जाएगा। क्लियर बात हुई, तो 3 इज रॉन्ग, फोर्थ को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 47। आफ्टर द जनरल इलेक्शन द प्रोटेम स्पीकर इज, अरे यार प्रोटेम स्पीकर क्या होगा, कौन है बताओ। इलेक्टेड बाय लोकसभा, द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ लोकसभा, यही तो होते हैं सबसे बुजुर्ग वाले, है ना। या प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं इनको प्रोटेम स्पीकर को, या उनमें से इलेक्ट कर लिए जाते हैं अपने जो होते हैं सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द लोकसभा, तो 101% श्योर है ना इस पर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर कंसिडर
नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, अरे कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं ये आपको बताना है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो इसमें से कौन कौन सी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं आपको पता नहीं है ना। अगर आपने पढ़ी होंगी तो आप बता देंगे कि ये सारी ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू एंजॉयड इट, है ना। ये 48 समथिंग और जितने भी MCQ हैं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके लिए। अगर नहीं कर पा, आपको बताना है कि आप इनमें से कितने सही कर पाए हैं, है ना। इसकी पासिंग मार्क्स रख लेते हैं 38, है ना। अगर आपके 38 है ना तो आप अच्छी सही लाइन पे जा रहे हो, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर उससे नीचे लाई कर रहे हो ना कहीं, तो फिर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और ज़्यादा। ओबियसली आपकी चल तो रही होगी मेहनत, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हो, क्लास देख रहे हो, तो सीधी सी बात है। तो दैट मीन्स आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। दोबारा क्लास देखिए, नोट्स बना लीजिए, है ना। नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट्स नोट्स, बिल्कुल एक टॉपिक के 3-4 लाइन में क्वेश्चन खत्म, मतलब 3-4 लाइन में वो टॉपिक खत्म। सिर्फ वही चीज़ लिखनी है जो आपको बार बार परेशान कर रही है ना। ये ऐसे पूरी राम कथा नहीं लिखनी होती, पहले सजा सजा के लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल प्रेसिडेंट कैन दिस, नहीं कुछ नहीं, सीधा आर्टिकल लिखो और जो लिखना है शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, चाहे हिंदी में लिखो या इंग्लिश में, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो क्लियर है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक अपना पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।